बहुत बहुत धन्यवाद दुपेश सर वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि धीरे धीरे ये हमारा म्यूचुअल फंड का चौथा एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के जो कंसर्न है, जो आज का टॉपिक जिसके ऊपर मेरे क्वेश्चन होंगे वो होगा जैसे कि आरओआई, रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगला होगा रिस्क कितना होता है म्यूचुअल फंड में, रिटर्न कितना मिल सकता है, और पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हैं, व्हाट इज पोर्टफोलियो। तो ये सारी चीजों के ऊपर हम आज मेरा सवाल होगा। सो आर यू रेडी सर? यस यस, थैंक यू, इट इज माय प्लेजर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। चलिए सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हर हफ्ते हम एक एपिसोड रिलीज भी करते हैं जिससे लोगों तक सही एजुकेशन पहुंच रहा है, सही लोगों के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके लिए सर, म्यूचुअल फंड में रिस्क और रिटर्न का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है? रिस्क रिटर्न का बैलेंस, रिस्क और उसका फिर रिटर्न, तो बिल्कुल ये उसके समानार्थी हैं। मोर द रिस्क मोर द रिटर्न। अभी इस तरह का हम इसको एक उस सिचुएशन ले सकते हैं। जनरली सब आदमी को ना रिस्क नहीं चाहिए होता है। हम कुछ बने ऐसे हैं, वी डोंट वांट टू टेक रिस्क। अभी एक कॉन्सेप्ट है, कोई एक गवर्नमेंट का एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है एनपीएस। तो वो आपको बोलता है कि आपका जो रिस्क एपिटाइट हो बताइए, उसी हिसाब से पोर्टफोलियो बनाता है। एक होता है सबसे कंजर्वेटिव, मॉडरेट और फिर एग्रेसिव। अभी सब लोग यही चूज करेगा कि मैं तो कंजर्वेटिव लूंगा। कहीं ना कहीं माइंड में ऐसा रिस्क आता है। और एक बात समझने का है कि रिस्क इज नॉट ए लॉस। रिस्क अलग है, लॉस अलग होता है। तो आपने कंजर्वेटिव लिया, तो कंजर्वेटिव में क्या होगा, आपका वो इक्विटी जो है 15, 20, 30% रखेगा, बाकी कैसे सारा आप डेट में रख देगा। अब देखिए, ये बहुत बढ़िया है कि आपने कंजर्वेटिव रखा, लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो देखिए। 15-20 सालों में क्या होगा, इसको ऐसे एग्जांपल से लेते हैं, ये लाइव एग्जांपल है। एक आदमी ने एक एफडी, सॉरी, पीपीएफ में पैसा डाला। बहुत सारे लोग पहले पीपीएफ में पैसा डालते थे, तो 1-1 लाख रुपए डाला। 20 साल में 20 लाख उसका प्रिंसिपल हो गया। करीब इसका जो एवरेज है पीपीएफ का, 8 या 8.5% लॉन्ग टर्म में रहता है। तो उस हिसाब से वो 45 लाख बना। आदमी खुश हो सकता है। लेकिन जब वो उसका कंपेयर कर रहा है किसी इक्विटी से, लाइक जो ये हमारा म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग होता है, इसको बोलते हैं ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ईएलएसएस। तो इसमें जो एक एचडीएफसी का एक शो करते थे इस तरह का, तो वो उस समय करीब 2018-19 में हम देखते थे, वो 5 करोड़ था। म्यूचुअल फंड में बना 5 करोड़। और जहां हमने रिस्क नहीं लिया, अब पीपीएफ में ऐसा कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट का है, लेकिन वहां बना 45 लाख। तो आप देखिए 10 गुना से ज्यादा हो गया। और वो 5 करोड़ का मतलब क्या हुआ कि अगले 5 या 6 साल में वो डबल हो रहा है। तो इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा इसका कॉन्सिक्वेंसेज ओवर द पीरियड टाइम आ जाता है। इट इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं उस तरह का इसमें आपको कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। तो ये रिस्क नहीं लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, ऐसी भी एक कहावत है। तो म्यूचुअल फंड में रिस्क को नापने के लिए कुछ वो टूल दिए हुए हैं। सपोज एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, एक टेक्निकल लैंग्वेज हो गया, अभी इसको देखा आप कैसे समझ सकते हैं। आपका सपोज एक पोर्टफोलियो है और एक बेंचमार्क को पोर्टफोलियो वो कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, कोई बेंचमार्क को ट्रैक कर रहा है। तो जो आपका सपोज आपने स्टैंडर्ड डेविएशन 15% रखा, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि बेंचमार्क से आपका पोर्टफोलियो 15% नीचे या 15% ऊपर जा सकता है। तो एक तरीका रिस्क को नापने का एक ये हो गया। एक अलग अलग टूल है, शार्प रेशियो है रिस्क को नापने का, बीटा है रिस्क को नापने का। जनरली जो आपका इंडेक्स होता है उसका बीटा 1 होता है, इट इज ऑल्सो टेक्निकल, उसका बीटा 1 होता है। तो आप चाहें अपना पोर्टफोलियो 0.80 से या 1.25 से आप अपना पोर्टफोलियो रख सकते हैं, जैसा आपका रिस्क एपिटाइट है। ठीक है, तो हो सकता है ये थोड़ा टेक्निकल हो, बट जनरली इतना ज्यादा पैसा बनाने की ज्यादा रिस्क या टेक्निक्स में जरूरत नहीं है। ठीक है, वी आर ब्लेस्ड कि हम इंडिया में हैं और इंडिया ग्रोथ में है। यानी इवन आज तो ये कहा जा रहा है कि अगर वर्ल्ड को ग्रोथ करनी है तो इंडिया मस्ट हैज टू ग्रो। ठीक है, तो आप तो सीधे इन्वेस्ट करें और पैसे पाएं। वाह, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। तो सीधे शब्दों में आपने ये कहा कि भैया अगर वर्ल्ड को ग्रो करना है तो इंडिया मस्ट ग्रो। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया का बहुत अच्छा मतलब ग्रोथ होने वाला है इन फ्यूचर, डेफिनेटली सर। ओके चलिए सर, अब अगला सवाल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक इन्वेस्टर के लिए सर, किस तरह के म्यूचुअल फंड लो रिस्क इन्वेस्टर के लिए सुटेबल हो सकते हैं?
तो जो लीस्ट रिस्की होता है वो अपना ओवरनाइट फंड होता है, वहां पर जो क्रेडिट लिमिट होती है वो 1 दिन की होती है। उसके बाद ये लिक्विड फंड से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा जो हम ये बैंक एफडीज और उस तरह के जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बॉन्ड फंड्स होते हैं, वहां शुरू कर सकते हैं। ये है डेट सेगमेंट का पार्ट। दूसरा जो इक्विटी है वहां पर लार्ज कैप से शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की हायरार्की बनती है, फर्स्ट डेट देन आफ्टर इक्विटी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर अगला जो सवाल है मेरा वो है सर, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए किस तरह के बेस्ट प्रैक्टिस शेयर किए जाते हैं, क्या होती है? तो मेरे हिसाब से इस तरह का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। एक आदमी जो बहुत सारा पैसा बनाया है वो बोलता है भैया सट्टेबाजी करनी चाहिए, ठीक है, सट्टेबाजी करनी चाहिए। खूब सारा जो लेवरेज है, अभी आप तो डेरिवेटिव में काम करते हो, कॉल एंड पुट में काम करते हो, तो उसमें उसमें तो बगैर डेरिवेटिव के ये शुरू ही संभव ही नहीं है। मुझे याद है 2001 या 2002 में जब आपका ये डीमेट अकाउंट की शुरुआत हो रही थी, तो सबसे पहले उसमें एनएससी में केवल कैश सेगमेंट था, तो काम ही नहीं होता था। फिर उसके बाद एफ&ओ लेके आए, 2001-2000 की बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको डेरिवेटिव की जरूरत भी है, लेकिन फिर भी जो विद्वान आदमी है वो बोलते हैं कि लेवरेज नहीं होना चाहिए। लेवरेज स्किल्स आपको मैं बात बताना चाहूंगा। दो लोगों का नाम आपने सुना होगा, एक का नाम वॉरेन बफेट है, एक उसका दोस्त है, उसका नाम है चार्ली मंगर। आपने सुना है? यस 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 यस। एक तीसरा भी था, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं सोच रहा था लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसका नाम शायद आपने भी नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि वो बताते हैं कि उस आदमी को अमीर बनने की ज्यादा जल्दी थी, ठीक है, उस आदमी को अमीर बनने की, क्योंकि वो तीनों दोस्त थे, वो तीनों ही सेम कैलिबर के थे। लेकिन जिस आदमी को अमीर बनने की ज्यादा जल्दी होगी तो वो शॉर्टकट तो यहाँ चलता ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। और उस आदमी का नाम बहुत कम लोगों को याद होगा, क्योंकि उसने लेवरेज किया, ठीक है। तो वो जो वॉरेन बफेट है वो तो ये कहता है कि बिल्कुल लेवरेज मत करो। भले उन्होंने अपने जीवन में जो भी काम किया होगा, लेकिन उन्होंने खूब सारे पैसे बनाए। तो इसका ऐसा कोई सेट ऑफ फॉर्मूला नहीं है। बाकी जो भी हमने टूल बताए हैं उस हिसाब से वो दे सकता है। और एक ये जो कॉमन सेंस है उसके कहावत ये भी है कि अगर हाई वैल्यूएशन में ले लोगे तो आगे आने वाले जो रिटर्न्स है वो खराब ही होंगे। जनरली इस तरह का भी कॉन्सेप्ट है। अगर 20 के पी से, पी भी एक कॉन्सेप्ट है पोर्टफोलियो के बारे में, 20 के पी से अगर आप नीचे खरीदोगे तो आने वाले 3 साल में रिटर्न आती है करीब 25 से 30% ज्यादा की, ठीक है। लेकिन अगर आपने 20 से ऊपर का पी खरीदा तो आने वाले जो 3 साल होंगे उसकी रिटर्न आती है 6, 8, 10% की। कोई फॉर्मूला नहीं है, आई डोंट नो कि आगे 3 साल बाद क्या होगा, बट ऐसा जो पास्ट रिकॉर्ड है ऐसा बोलता है, ठीक है। आई थिंक कोई सेट ऑफ फॉर्मूला नहीं है। जैसे आप जो चीजें आपके लिए अच्छी हो सकती है, हो सकता है मेरे को सूट ना करती हूँ, ये भी एक सूटेबिलिटी भी है, ठीक है। तो ये भी है, बहुत सारे लोगों के लिए एक चीज सूट करता है, अगले सारी चीजों के लिए दूसरा चीज सूट नहीं करता है। कोई बोलेगा जी वो ट्रेडिंग करना चाहिए, अगला बोलेगा नहीं ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आपको एक आर्ग्यूमेंट में उसका कॉन्ट्राडिक्टरी दूसरा आर्ग्यूमेंट भी मिल जाएगा इन द ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो सर कहीं ना कहीं मोटे मोटे शब्दों में अगर ये कहा जाए तो भैया जो लोग लो रिस्क बियर कर, मतलब जिनको लो रिस्क ही पता है वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड में निवेश करें, लंबे समय के लिए निवेश करें तो पैसा बन सकता है। बट यस, आप खुद से निवेश ना करें, किसी अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाए और वहां जाके निवेश करें। हालांकि सब चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे, बट स्टिल पोर्टफोलियो मैनेजर का जो अनुभव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और वो एक अच्छा सजेशन भी दे सकते हैं किस तरह से हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए हमारे कैपिटल को। राइट सर? एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल न हो के, पिछले 15-20 सालों में जो निफ्टी के रिटर्न है वो 12% की रिटर्न है, ठीक है। अभी जितने सारे आप डाटा देखोगे तो कोई भी डाटा खराब नहीं है, ऑल डाटा आर एनकरेजिंग। तो वो मोतीलाल वालों के रामदेव सर की एक रिपोर्ट ऐसे आ रही है कि कुछ सालों में सेंसेक्स छोड़े निफ्टी लाख में हो जाएगा, अगले 20-25 सालों में निफ्टी लाख हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द अमाउंट, दिस इज द वेल्थ आपकी बनने वाली है, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग न लगाए, इन्वेस्ट कर लें, ठीक है। दूसरा क्या है ना, आदमी देखो कई सारी चीजें उसके पास, बहुत सारे उसके पास हुए हैं असेट क्लास हैं। वो प्रॉपर्टी में कर सकता है, वो इक्विटी में कर सकता है, वो गोल्ड में कर सकता है, वो बैंक एफडी में कर सकता है। ज्यादा पैसा भी बैंक एफडी में खूब सारा पैसा है। आप देखिए, आपने 7% की बैंक एफडी खरीदी तो वो तो अच्छा है, पैसा बना के देता है, लेकिन उसका नुकसान क्या है?
आप महंगाई को बीट नहीं कर पाओगे। जो नया पैसा जो है वो आपके उसमें जनरेट नहीं होगा भाई। अल्टीमेटली बचत का मतलब ये हुआ कि आज जो पैसे बचाए वो कल को जाके कहीं ना कहीं खर्च होना ही है। इट इज द डेफरमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस। आज खर्च नहीं कर रहे हैं बट फ्यूचर में वी विल स्पेंड दैट मनी। ठीक है, लेकिन वो हम ज्यादा पैसा खर्च कर पाए इसलिए वो बचत का एक कॉन्सेप्ट है। आपका 7% का एफडी है, अगर 7% की आपका इन्फ्लेशन हो गया तो आपके उसमें कोई नया पैसा नहीं बन पाया। दूसरे शब्दों में इसको ऐसा समझो, अगर किसी पोर्टफोलियो का रिटर्न सपोज 10% आया, एफडी में साथ ही आता है, लेकिन पोर्टफोलियो में या कहीं और आपने पैसे लगाए उसका रिटर्न 10% आया। बाय चांस महंगाई अगर आपका 5% है, इन्फ्लेशन आपका 5% है, अभी ना 7.5 की फिगर आ रही है इन्फ्लेशन की, वो टमाटर बढ़ गया था ना, जो अभी सीआई है उसका 7.5 का अभी इन्फ्लेशन आया, सीपीआई सॉरी सीपीआई है 7.5 का 7.44। तो अगर 5% का भी इन्फ्लेशन है तो 50% रिटर्न आपकी चले गई, 50% रिटर्न। ठीक है, बाई चांस अगर आपका 7% की आपने एफडी कराई और आप उच्च टैक्स में हो, 30% टैक्स में हो, तो आपका जो जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न है वो तो आपका कितना आया, 5%। 2% का हर बार नुकसान है एफडी करने में। किसी और एसेट क्लास में आप पैसा लगाओगे तो हो सकता है वहां भी वो लिक्विडिटी का इश्यू है, क्रेडिट इश्यू है, पैसा आए ना आए। तो आपको ये आप फैसिलिटी देता है, लिक्विडिटी आपके पास है, एक बटन दबाते आपके पास पैसे आ जाते हैं। और अभी तक का इतिहास है जितने सारे एसेट क्लास हैं सबसे ज्यादा पैसा इक्विटी बना के देता है। तो इसके पैसा लगाएं और जो भी इंडिया ग्रोथ स्टोरी उसका फायदा उठाएं सर। ग्रेट ग्रेट, नहीं वंडरफुल सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और जो आपने जो स्टोरी समझाया। बट सर अगला जो क्वेश्चन है ना वो सर एक लेमन लैंग्वेज, मतलब अगर मैं कहूं तो मान लीजिए कि मुझे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है कि मैं किसी पोर्टफोलियो मैनेजर को हायर करूं कि वो क्या मेरे कैपिटल को डिप्लॉय करे, डाइवर्सिफिकेशन करे। तो एक नॉर्मल सा जो क्वेश्चन है आपके लिए सर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय हमें किस तरह की ड्यू डिलिजेंस रिसर्च करनी चाहिए कि हाँ भाई कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेहतर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। चलो मुझे पता है मेरा रिस्क सर ये होगा, बट तो कैसे हम रिसर्च करें एक जो बंदा घर में बैठ के कर सकता है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है, तो ऐसा भी देख सकते हैं कि जैसे कोई म्यूचुअल फंड 5 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फंड मैनेजर क्या है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, बहुत सारे लोग एक्सपेंस रेशियो देख रहे हैं। और उस फंड ने थोड़ा सा और भी टेक्निकल हो गया, उसने कितना अल्फा जनरेट किया। एक आपकी बेंचमार्क रिटर्न आ रही होगी, एक पोर्टफोलियो रिटर्न आ रही होगी, जो दोनों का डिफरेंस आएगा दैट इज द अल्फा। बीटा तो रिस्क में आया बट अल्फा जो ओवर द इंडेक्स रिटर्न, अ पोर्टफोलियो मैनेजर रिटर्न मोर देन द बेंचमार्क, दैट इज कॉल्ड अल्फा। तो ये सब चीजें भी देख सकते हैं। और बेसिकली जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो कॉमन सेंस है वो है कि ज्यादा ओवर वैल्यूएशन में न ले, तो आने वाली फिर रिटर्न खराब होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर जैसा कि आपने कहा कि भैया ज्यादा ओवर वैल्यूड में अगर हमने ले लिया हमारा रिटर्न खराब हो जाएगा, राइट। अब अगर एक लेमन लैंग्वेज आपने बोला भैया आप देख लो कौन ज्यादा रिटर्न दे रहा, मान लीजिए मैंने इंटरनेट पे जाके मैंने सर्च किया, हाँ भाई ये मेरे पास 5 आ गए कि ये XYZ कंपनी है जो पिछले 5 सालों में या 3 साल में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं। तो सर क्या मैं, आपकी क्या सलाह है कि क्या मैं उन्हीं 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं या फिर आई विल लुक फॉर जो आपने बोला कि कैसे पहले डिवाइड करें, देखें, चेक करें, वो फॉर्मूला अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, कैसे देखें, कैसे फाइंड आउट करें। एक तो खाली म्यूचुअल फंड हो गया, उसके अंदर फिर पर्टिकुलर स्कीम्स आएंगी और फिर उसको आपको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना पड़ेगा। पता लगा वो लार्ज कैप का उससे कंपेयर कर रहे थे स्मॉल कैप का। अभी एक फंड मैनेजर था वो जर्नलिस्ट टाइप के, वो एनपीएस का जो रिटर्न है वो कंपेयर कर रहा था स्मॉल कैप से। अभी एनपीएस का मतलब क्या होगा ना, आपका वहां पर इक्विटी है, आपका वहां पर बॉन्ड्स हैं, वहां पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 3 चीजों से एनपीएस बनता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उससे कंपेयर करोगे स्मॉल कैप से तो ये वाइजेबल थिंग और वो न्याय नहीं है। तो आपको एप्पल टू एप्पल ही कंपेयर करना चाहिए। लार्ज कैप से कंपेयर करें, स्मॉल कैप से कंपेयर करें, कौन सा म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है उसको किस हिसाब से वो देख रहा है। ग्रेट। तो सर मोटा मोटा सलाह हमारे व्यूअर्स को यही है कि इतना इजी नहीं है कोई भी चीज फाइंड आउट करने के लिए, यू हैव टू डिग इट, लुक फॉर इट। और अगर आपको कोई तकलीफ हो रहा है ढूंढने में तो डेफिनेटली हमारा शो आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां पे एक मैंने फॉर्म भी ओपन कर रखा है म्यूचुअल फंड डिस्कशन। अगर आपके कोई भी सवाल हो प्लीज गो, आप वहां पे जाएं, सवाल दीजिए, पीपे सर बैठे हुए
वो आंसर भी करेंगे। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं शो को। एक हाँ प्लीज एक प्लीज। और था, ये कॉमन सेंस अभी आपको देख के याद आया कि इतना इजी नहीं है, बहुत इजी है। कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, उसका ही कहावत है वारेन बफेट का। हम सभी वारेन बफेट के भक्त हैं, कई बार ये हमारे फेवर में हो सकता है, कई बार हमारे फेवर में नहीं हो सकता, क्योंकि ही इज ए जाइंट, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। व्हेन पीपल आर ग्रीडी यू शुड बी fearful, व्हेन हम्म पीपल आर fearful यू शुड बी ग्रीडी। अगर ये हो सकता है इजी हो, ये हो सकता है मुश्किल हो, अगर इसको फॉलो कर गए तो बाकी चीज जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। बिफोर कोरोना जितने सारे आईटी वाले अगर आप देखोगे, उनके पी वो पी थे 15 के, 15 10 12 ऐसे, बिफोर कोरोना आईटी सेक्टर का पी ओवरऑल। जो टाटा एलेक्सी ने सबसे ज्यादा बनाया था, मेरे ख्याल उसका पी भी 17 18 था बिफोर कोरोना। आफ्टर अभी बहुत बड़ा करेक्शन आ गया आईटी सेक्टर में, आज भी शायद उसका पी बहुत मल्टीपल में है। ठीक है, तो ये लेकिन उस समय कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा था, लेकिन अभी भी ये जो डाउनफॉल है, उससे पहले तो बहुत सारे लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था आईटी में। हम्म। तो जब आपको कब फेयरफुल होना है, कब ग्रीडी होना है, ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसको खुद ही अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस किया जाता है, कोई बताएगा तो है नहीं, और इन्होंने बता के आएगा। यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। चलिए सर अगला जो सवाल है ना सर, वो मेरा सवाल है सर डाइवर्सिफिकेशन। सर म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन का सर जो डाइवर्सिफिकेशन जो वर्ड है सर म्यूचुअल फंड में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करना चाहिए, क्या फायदे हैं? एक जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है ना, वो एक शेयर भी ले सकता है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों का 3 4 शेयर में ही काम बन गया होगा, लेकिन अगर हम हमारा एक पोर्टफोलियो देखोगे, उसमें 50 60 शेयर होंगे। किसी में 30 से तो कम किसी भी पोर्टफोलियो में शेयर नहीं होते हैं। जो फोकस हमारी एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स में, उसमें भी कम से कम 30 शेयर होते हैं। और इसके साथ आप मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप पूरा एक्रोस में कर सकते हो। इंटरनेशनल इक्विटी, पिछली बार हम बात करते हैं इंटरनेशनल इक्विटी, वहां पर डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। इवन अभी एक बहुत सारा एक कैटेगरी अभी चल रही है, उसका नाम मल्टी कैप। हम्म मल्टी कैप में क्या है कि जो उसका डेफिनेशन है, 10% इन ईच कैटेगरी, इक्विटी, डेट, तीसरा कमोडिटी। कमोडिटी में कुछ भी ले लो आप, चाहे गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, शायद कोई और कमोडिटी भी है नहीं, कि और 2 ही कमोडिटी में काम हो रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। अभी पिछले सवाल में आपने पूछा था कि एक जो सिंपल इन्वेस्टर है, हो सकता है एक बड़े फंड मैनेजर का वो फीस वो नहीं कर पाएगा। म्यूचुअल फंड ऑल्दो इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एक मिनिमम टिकट साइज होता है वो 5,000 रुपए का होता है। अगली बार जो उसकी इन्वेस्टमेंट आती है, हो सकता है कई बार कई जगह 100 रुपए का भी होगा, बट ओवरऑल अभी आप एवरेज देखोगे तो 5,000 रुपए मिनिमम उसका इन्वेस्टमेंट है। तो 5,000 रुपए में भी आपको एक ग्रेट फंड मैनेजर मिल रहा है। इतने हम्म। सारे यहाँ फंड मैनेजर है, काफी पढ़े लिखे हैं, 20 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, एक्सपीरियंस है। तो 5,000 रुपए में आपको एक इतना बड़ा फंड मैनेजर मिल रहा है। तो इस तरह का भी आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिल सकता है। ग्रेट 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 सर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है आपसे बातें करके, क्योंकि इस तरह का ज्ञान मुझे नहीं लगता किसी ने यूट्यूब में दिया। इट्स रियली वंडरफुल आप हमसे कनेक्ट हो रहे। बट यस, शो को कंटिन्यू करते हैं। सर अगला जो सवाल है सर, मैंने म्यूचुअल फंड खरीद लिया, क्या मुझे रेगुलर ट्रैक करना चाहिए, या फिर एक बार मैंने ले लिया बस रेगुलर जो मेरी जो मंथली जो जा रही है, चलो मैं ले रहा हूं, दे रहा हूं, कर रहा हूं, उसको कब ट्रैक करना चाहिए, किस समय में ट्रैक करना चाहिए, और कब पैसे ज्यादा डिप्लॉय करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा होता है। अभी आजकल क्या है ना, जो इन्फॉर्मेशन है उसका तो बमबारी है। ठीक है, आप अगर ट्रैक नहीं करोगे ना, किसी को बताया हो तो वो ट्रैक कर रहा होगा कि भाई उसने क्या किया था, बेच इसको। ठीक है, अभी क्या है ना, पैसा अगर बनाना हो तो ओवरनाइट यहाँ पर कुछ होगा नहीं। इट इज नॉट ए लॉटरी टिकट, ये तो इट इज ए बिजनेस। तो अगर आप ट्रैक कर रहे हो और न कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो नॉलेज के लिए अच्छा है, बट अगर कोई डिसीजन लोगे उस ट्रैक के बेस पे, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा चीज नहीं होगा। पैसा बनाने के लिए आपको उसको टाइम देना ही पड़ेगा। हम्म अगर पैसा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, तो म्यूचुअल फंड जनरली एक कॉन्सेप्ट बेस पे है कि जो इसका रिटर्न आता है, ओवर एवरेज जो रिटर्न आएगा, वो आता है आपका जितना नॉमिनल जीडीपी हो। नॉमिनल जीडीपी ऐसे निकालते हैं, आपका जो जीडीपी है प्लस उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। तो 11 12% तो वी आर एंटाइटल्ड टू गेट दैट रिटर्न। 11 12%, तो इतना रिटर्न तो आ जाएगा। वो पता नहीं कौन से साल आएगा नहीं आएगा, अगर पिछले 3 4 सालों में हाई रिटर्न होगा, तो अगले आने वाले 3 4 साल लो रिटर्न के होंगे। अगर अगले 3 4 साल लो रिटर्न के हैं, अगले साल वो हाई रिटर्न। इस तरह के साइकिल चलती है। तो आप चाहे भले ट्रैक कर रहे हैं ना कर रहे हैं, और जितना कम ट्रैक करेंगे यू विल बी मोर हैप्पियर। और जो बीपी है, मार्केट को जो करना हो कर देगा, आपसे पूछेगा नहीं। मार्केट इज ए डिफरेंट वाइल्ड एनिमल। ठीक है, तो अगर कम ही अगर आप उसको कर सकें ट्रैक, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
और अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, और इसमें ना म्यूचुअल फंड और कोई इन्वेस्टमेंट में एक चीज ये भी कही, जितना ज्यादा आप उसमें स्टेप लोगे, स्टेप का मतलब आपने ये फंड ले लिया, वो फंड ले लिया, ये स्टॉक ले लिया, वो स्टॉक ले लिया, तो आपके रिटर्न कम हो जाएंगे। एक तो आपका टैक्सेशन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, टैक्सेशन। अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है और उसमें पता लगा 30-40 लाख का प्रॉफिट था, तो 4-5 लाख तो टैक्स लायबिलिटी बन गई, 5 लाख से तो कैपिटल कम हो ही गया ना, जो सरकार को देना पड़ेगा। जो एफडी होती है, एफडी में क्या होता है कि डे 1 से टैक्स लायबिलिटी होती है। आपका जो 7% का जो एफडीआर है, आपको 5% की भी नहीं पड़ती है, क्योंकि एफडी का रिटर्न आपका 1 साल बाद आएगा या 2 साल बाद आएगा। कई लोगों को तो रिन्यू होते रहता है एफडी, नहीं रिन्यू बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन जो उससे टैक्स जनरेट होता है वो आपको अपने पल्ले का देना पड़ता है, घर से पैसे लेके वहां देने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है उसको रोज की रोज ट्रैक करने से। इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं, आजकल तो अभी जैसे हमारे पास भी कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आते हैं तो हम उनको बताते हैं, सर ये आपका ऐप है, इसमें आप देखिए। वो पहले ही बोलने लग जाते हैं, कोई कहीं मैं देख पाऊंगा इसको? यस यस। और उसमें भी क्या होता है कि हर महीने एक रिपोर्ट जनरेट होती है, एक म्यूचुअल फंड से रिपोर्ट आएगी, एक आपका वो एनएसडीएल से रिपोर्ट आती है, एक कैश रिपोर्ट आती है, एक हमारी ओर से रिपोर्ट आती है। तो आज की डेट में इन्फॉर्मेशन तो बॉम्बार्ड रही है। वेरी वंडरफुल वंडरफुल। मतलब 20 साल पहले सब बोला जाता था कि अगर आपने कोई चीज ना पढ़ा हो तो आप मेरे ख्याल से एक स्टूपिड हैं, या आपके पास जो वो एडवांटेज है या जो प्रिविलेज वो कम है। बट आज अगर वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अगर आइडेंटिफाई कर पाए कौन सा यूजफुल है कौन सा नहीं है, तो आपके पास प्रिविलेज है। ग्रेट वंडरफुल। नहीं सर, चलिए सर, मार्क ट्वेन ने कहा, ये शायद मार्क ट्वेन ने कहा है कि इस तरह के 20 साल पहले और आज में इतना फर्क। वाह, दैट्स वंडरफुल। नहीं सर, एक एक शब्द आपके अनमोल है जो आप यहाँ बोल रहे हैं। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आ रहा होगा जिस तरह से आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं। वंडरफुल। चलिए सर, अब हम शो के अंत में आ चुके हैं और एक आखिरी सवाल इस शो का। सर, क्या आप कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स रिकमेंड कर सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं जो फाइनली जो खासकर रिटेलर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, विद डिस्क्लेमर? नहीं, ये क्या है ना, इट इज ए वेरी पर्सनल। मैं पहले ही बताया था कि जो एक को सूट करता है वो अगले को सूट नहीं करता है। समबडी सेइंग कि भैया मेरा पैसा सारा एफडी में होना चाहिए, कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। दूसरा कहा नहीं नहीं मैं तो स्मॉल कैप में लूंगा, ठीक है ना। तो ये जो उसका रिस्क एपिटाइट है उस हिसाब से वो डिसीजन लेना। ठीक है, पता लगा सारे पैसे स्मॉल कैप में लगा लिया। अभी मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये लाइव घटना है। एक आदमी, अभी देखो आगे कैसे रहता है किसी को नहीं पता, नोबडी नो फ्यूचर, या तो भगवान है या वो लायर है, ऐसा ही कहावत है। ठीक है, फ्यूचर कोई बता देगा बट उसको अपना खुद का फ्यूचर नहीं पता होगा। कोरोना से पहले सर एक आदमी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, पेमेंट करनी थी, उसका जो भी पोर्टफोलियो रहा होगा, लेकिन विद इन 10 to 15 डेज मार्केट क्रैश्ड बाय 40%। उसको आगे पेमेंट करनी थी, उसको समझ में नहीं आता खाना खाऊं अब नहीं खाऊं। ठीक है, इट इज वेरी पर्सनल। अभी यहां हम बोल देंगे वो ऐसे लागू नहीं होगा। जैसे आपको रिस्क एपिटाइट है, जैसे आपका गोल है, भाई 3 महीने में गाड़ी खरीदनी है, यू शुड नॉट गो फॉर द स्मॉल कैप, यू शुड नॉट गो फॉर द इवन इक्विटी फॉर 3 महीने। लेकिन अगर आपका 5 साल का होराइजन है, 10 ईयर का होराइजन है, यू मस्ट गो फॉर द इक्विटी। बिकॉज अभी जो हमने वो पीपीएफ वाला कहानी बताया था, 10 टाइम्स का फर्क आ जाएगा, 10 टाइम्स का। भाई पैसा तो पैसा है ना, मेरे को गाड़ी खरीदना है तो ही विल नॉट आस्क मी भैया वो पीपीएफ से पैसे लेके आया है, इक्विटी पैसे लेके आया है, ओके पैसे लेके आ। एक घर खरीदना है, ही विल नॉट आस्क मी कि तू पैसा कहां से लेके आया, इक्विटी का पैसा है, डेट का पैसा है, या कोई गोल्ड का पैसा है, पैसा ही पैसा। ठीक है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड मोर देन इमेजिनेबल। दो दोस्त काम करते हैं सर, एक क्या है कि आज पैसा कमाया आज ही खर्च कर देता है, दूसरा दोस्त कुछ पैसा बचाता है। 10 साल बाद भी लाइफस्टाइल देख लो सर, 10 साल बाद लाइफस्टाइल देखो, वो अपने आप को कोसेगा कि ये मेरे को, अगर मैं पहले ये बात कर लेता, ये चीजें नहीं करता, वो नहीं करता। 10-15 साल के बाद रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होता है। बिकॉज जब आदमी 45-50 साल का होता है तो उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। इवन आजकल बच्चे वो नहीं करते, दया नहीं करते, बोलते तुमने हमारे लिए किया है क्या है। तो दैट इज द रियलिटी। और कुछ होता भी है, क्योंकि आपका 45-50 ईयर में ना आपकी जो मनी अर्निंग कैपेसिटी होती है या जो पोटेंशियल होती है, जो विजडम होता है, हाईएस्ट होता है। लेकिन वहां पर मनी की डिमांड भी आ जाएगी।
एक बच्चे का आज की डेट में इंजीनियरिंग कराने के सभी पेरेंट्स आज की डेट में बच्चे को इंजीनियरिंग तो करा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर बनाने का सबकी बस की बात नहीं, 1 करोड़ रुपए लगता है। डॉक्टर बनाने का आज का प्राइवेट का खर्चा 1 करोड़ रुपए सर। 50-60 तो अमूमन है, लेकिन एमबीबीएस कराने की बात कर रहा हूं मैं, एमडी 2 करोड़ में बनता होगा, और उसके बाद फिर डीएम करना पड़ता है, ये प्राइवेट। क्योंकि वो जो सरकारी सीटों कुछ ही की हैं वो सब में वहां पर होता नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चे हैं 15-17 लाख। तो इंजीनियरिंग में देख रहा हूँ सभी लोग इंजीनियरिंग का आ रहे हैं, तो 15 से 20 लाख का खर्चा है। दो बच्चे सबके होते हैं तकरीबन, 20-40 लाख आदमी कहाँ से लेके आएगा? और कितना हो सकता है आज की डेट में लोगों की कुछ सैलरियां होंगी 10 साल पहले, 5 साल पहले कहाँ सैलरियां हुआ करती थी। आज भी जो सैलरी है खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ रहे हैं ना। वेरी ट्रू। अभी हमारे बच्चे हैं तो हमारे पास जो बचने का जो इन्वेस्टेबल सरप्लस वो कितना है? नहीं, बात तो बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन जो अपनी जेब हो, अपने को पता होता है वो जेब में कितना पैसा है और कितना मैं इन्वेस्टमेंट कर पा रहा हूँ। आप सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन मैं कितना मेरे को अलाउ कर पा रहा है मेरी जेब, जो मेरा प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है। भाई बच्चे की फीस जमा करना है वो तो बिल्कुल मैंडेटरी है, नेसेसरी है। अभी कोई बीमारी आ गया, वो खर्चा बिल्कुल नेसेसरी है, मतलब उधार लेके भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। नहीं तो इस तरह का जो एक मिडिल क्लास है वो करे भी तो क्या करे। ठीक है, तो ये एक पर्सनल डिसीजन है, जो एक पर फिर बैठता है दूसरे फिर नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी वो जेब में पैसे होने चाहिए। एक इस तरह का एक था कि अगर आपकी जेब में कुछ पैसे हों सर, आपके पास ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। जिस नौकरी की आपको जरूरत भी नहीं होगी ना, वो भी कहेगा सर आप मेरे वहां नौकरी करने आ जाओ, मैं बाकी को तो 50 दे रहा हूं, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंट देख के, भले कॉन्फिडेंट ना होगी, क्योंकि पैसा कॉन्फिडेंट दे देगा, मैं आपको 75,000 की सैलरी देता हूं। ऐसा हुआ है। वो नौकरी नहीं पानी तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर लो, चैरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट कर लो। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो गए होंगे कि उनका खूब सारा पैसा हो गया होगा, लेकिन चैरिटी अच्छा काम सब लोग करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है पैसे नहीं होते हैं, तो कम से कम चैरिटी के लिए कर लो, अपने लिए कर लो। इंडिया ग्रोथ कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चंद्रयान तक पहुंच गए हैं। यस नहीं, यस। तो जो भी आपको समझ आए कम से कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नहीं, वेल सेड, वेल सेड सर। मेरे पास शब्द कम है तारीफ करने के लिए, बट यस मुझे बहुत ही मजा आ रहा आपसे बात करके, क्योंकि सर आपके जितने भी शब्द है ना सर, वो गोल्डन वर्ड्स है। और जितने हमारे रिटेलर जो भी जहां जितने तक के वीडियोस पहुंचेगा, दे वुड, मैं चाहता हूं कि यार ये चीजें कनेक्ट हो, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हो ना सर वो दिल से कनेक्ट हो रहा है। सो ऑल द बेस्ट सर, क्योंकि ये शो आपका ही है। आई एम ओनली द होस्ट, बट यस आफ्टर ये शो को आप ही रन कर रहे हैं, तो सर इट्स बीन रियली लवली टॉकिंग टू यू सर। आएंगे कुछ नए सवाल के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ अगले मंगलवार को। तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू।